भूगोल विषय के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवालों को। देखिए, सबसे पहला है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को। या दूसरा सवाल पूछेगा कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने इजाद किया था, तो भी क्या होगा, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। अगला है कि क्षेत्रीय भूगोल का उपागम किसे दिया गया, किसने दिया, मतलब कार्ल रिटर ने। क्षेत्रीय भूगोल का उपागम किसने दिया था, कार्ल रिटर ने। अगला है भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, दो मुख्य शाखाएं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। आप लोग ध्यान रखिएगा, भौतिक भूगोल जो है आप लोग को 11th में पढ़ाया गया है और मानव भूगोल कहाँ पढ़ाया जाएगा, 12th में। तो इसकी भूगोल की कितनी शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कॉस्मॉस पुस्तक के लेखक कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कॉस्मॉस पुस्तक। अगला है मृदा भूगोल किस शाखा के अंतर्गत आता है, मृदा मतलब मिट्टी। मृदा भूगोल किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था, हम्बोल्ट ने किया था। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था, हम्बोल्ट ने। अगला है जीव भूगोल में किसका अध्ययन होता है, पशुओं और वनस्पतियों का, मतलब जिसमें जीवन होता है, जैव भूगोल जिसको बोलते हैं। तो जीव भूगोल में किसका अध्ययन होता है, पशुओं का और वनस्पतियों का। अगला समुद्र विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में महासागरों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, महासागरों का। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करना। तो भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करना। ऐतिहासिक भूगोल क्या है, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना। इतिहास किसे कहते हैं, मतलब जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं का अध्ययन करना। तो ऐतिहासिक भूगोल क्या कहलाता है, भूतकाल के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना। और वहीं अगर घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। और इसमें क्या है, ऐतिहासिक भूगोल। तो भूतकाल में भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना। अगला ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत क्या है, मतलब हमारा ब्रह्मांड बना कैसे था, किस सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया है कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। किस सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। पृथ्वी की आयु कितनी है, तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष मतलब किसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, तो दूरी को, दूरी की इकाई है, मतलब मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और यहीं पूछा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ठीक है, एक दो सवाल और आप देख लीजिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। ठीक है, यह बार बार क्वेश्चन पूछता है, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, लाप्लास ने। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं और 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, जो सूरज के नज़दीक हैं चारों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और उसके बाद से जो 4 ग्रह इसके बाद बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। और 4 ग्रह जो इसके बाद बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति किस पिंड के टकराने से हुई थी, द बिग स्प्लैट के, क्या नाम है, द बिग स्प्लैट नामक पिंड के टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली गैस कौन सी थी, पृथ्वी के वायुमंडल की, जब पृथ्वी पर वायुमंडल बना उसमें सबसे पहली गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को लिखते हैं 3 × 10⁸। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन सा, बुध, बुध के बाद कौन सा ग्रह है, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल। इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद बाह्य ग्रह। इन्हीं आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच पाए जाते हैं कौन से, क्षुद्र ग्रह। तो इसका मतलब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच, ये है मंगल और ये है बृहस्पति, इन्हीं के बीच कौन से क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, भूपर्पटी। पृथ्वी आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 भाग में है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो इसका सबसे ऊपरी परत क्या है, भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे आंतरिक भाग को बोलते हैं कोर, बीच वाले को बोलते हैं मेंटल और ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। ठीक है, सियाल का अर्थ क्या है, सिल्का और एल्युमिनियम। ठीक है, सिल्का और एल्युमिनियम।
भूकंप, ये सियाल क्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और नीफे, निकिल और आयरन, ये बना हुआ है कोर। और क्रस्ट किसका बना हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। कौन सी तरंगें ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं? तो पी तरंग है। ध्यान रखिएगा, जब भूकंप होता है, आता है तो उसमें 3 तरंगें निकलती हैं, पी, एस और एल। पी और एस पृथ्वी के अंदर और एल पृथ्वी की सतह पे निकलती हैं। तो सब पूछेगा कि कौन सी ऐसी तरंग है जो पृथ्वी की सतह पे चलती है? तो एल तरंग। और कौन सी ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में चलती है? तो पी और एस तरंग। इसमें से भी पी तरंग क्या होती है? या ठोस और द्रव दोनों में चल सकती है, और एल तरंग पृथ्वी की सतह पर चलती है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी है? एल तरंगी। सबसे पहले कौन सी तरंग निकलती है? पी तरंग, उसके बाद निकलती है एस तरंग, और एल तरंग पृथ्वी की सतह पर। भूकंप जब आता है तो भूकंप का जहाँ से उत्पत्ति होता है उसको बोलते हैं फोकस या केंद्र, और सबसे पहले पृथ्वी की तरंग, भूकंप की तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अधिकेंद्र बार बार पूछता है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहाँ भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं फोकस या केंद्र। पृथ्वी का कोर किन धातुओं से बना है? निफे से, निकिल और आयरन, निकिल और लोहा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे अभी सिलिका और एल्युमिनियम आप पढ़ेगी, पृथ्वी का ऊपरी परत बना हुआ है, भूपरपटी, और पृथ्वी का जो कोर वाला पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट, यह निकिल और लोहा का बना हुआ, निफे जिसको बोलते हैं। इसीलिए 3 टर्म होता है, सियाल, सीमा और निफे। ये बना होता है क्रस्ट का, और ये है मेंटल, और ये है कोर। तो कोर किसका बना हुआ है? निफे का, निकिल और लोहा का। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र तल में भूकंप का आना क्या कहलाता है? सुनामी। मतलब कि महासागरों के तली पर भूकंप का आना ही क्या कहलाता है? सुनामी। मैग्मा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं? मैग्मा। यही मैग्मा जब पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए अगर ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाती है तो इसको बोलते हैं लावा। तो अगर वही तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो उसको बोलेंगे मैग्मा, और जब पृथ्वी की सतह पे आ जाएगा तो इसको बोलेंगे लावा। मोह असतत्य, मतलब मोह, यह 2 क्रस्ट और मेंटल, जो आपने अभी देखा पृथ्वी के 3 लेयर हैं, तो क्रस्ट और मेंटल को जहाँ पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं क्या? मोह, ठीक है, मोह बोलते हैं उसको। भूकंप का केंद्र जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, या इसी को बोलते हैं फोकस भी, ठीक है, उद्गम केंद्र या फोकस। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। वेगनर के आदि महाद्वीप का नाम है पैंजिया। अभी आप ऊपर आपको दिखाएंगे, यह पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये सभी स्थलीय भाग जब एक साथ थे तो इसको बोला गया था पैंजिया, और जो जलीय भाग थे इसको बोला गया था पैंथालासा। तो वेगनर जो आदि महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप बोला था, उसको बोला था पैंजिया, तो ये स्थलीय भाग को बोलते हैं पैंजिया, और जो सभी महासागर एक साथ जुड़े थे उसको बोलते थे पैंथालासा, ठीक है। तो पैंजिया के चारों ओर के महासागर को बोला गया पैंथालासा, और महाद्वीप को बोला गया पैंजिया, ठीक है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के जनक कौन है? तो मार्गन है, मैकेंजी है और पार्कर है, ठीक है। भारत किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। अभी आपको एक फोटो दिखाएंगे, उसमें जो पैंजिया 2 भागों में पड़ता है, और उसी में से एक गोंडवाना लैंड है, जिसका भाग है कौन? भारत। हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? टेथिस सागर से, ठीक है। रिंग ऑफ फायर, आग का गोला कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। मध्य महासागरीय कटक है समुद्र के नीचे पर्वतों की श्रृंखला, यह कहाँ है? यह है आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। 2 प्लेटों के दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपसारी। और 2 प्लेटों के पास आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं और यह दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं तो इसको बोलेंगे अभिसारी, और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसको बोलेंगे अपसारी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 प्लेटें दूर जाने की क्रिया अपसारी, और 2 प्लेटें आपस नज़दीक आती हैं तो उसको बोलेंगे अभिसारी। महाद्वीपीय सा में जिगज़ैग फिट का अर्थ क्या है? महाद्वीपों का आपस में जुड़ना। महाद्वीपों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? महाद्वीपीय साम या जिगज़ैग फिट, ठीक है। अपक्षय का क्या है? अपक्षय क्या है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और इन्हीं टूटे हुए चट्टानों का जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं तो इनको बोलते हैं अपर्दन। तो दोनों अपक्षय और अपर्दन दोनों एक साथ क्रियाएं होती हैं। अपर्दन के कई सारे माध्यम हैं, जैसे नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा। तो अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, और अपर्दन उसी टूटे हुए चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ही क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पैडोजेनेसिस।
क्या कहलाती है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है पेडोजेनेसिस। बहता जल नदी किस प्रकार की घाटी बनाता है? मतलब कि नदी जो है, बहता हुआ जल जो है किस प्रकार की घाटी बनाता है? तो यह वी आकार की घाटी बनाता है, वी। और हिमनद जो होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं, जो पर्वतों पे पाए जाते हैं, कैसी घाटी बनाता है? तो यह यू आकार की घाटी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा कि नदी कैसी बनाती है? वी आकार की, और हिमनद बनाता है यू आकार की। मशरूम राख या छत्रक सेल, आप देखेंगे मशरूम की आकृति ऐसी होती है। तो इसी तरह की आकृति कौन बनाता है? तो रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं, तो जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के आसपास जो मिट्टी होती है हट जाती है, और यह इस तरीके से छत्रक की तरह से दिखाई देता है आकृति। इसी को बोलते हैं मशरूम रॉक या छत्रक सेल। तो कहाँ बनता है? रेगिस्तानों में बनता है। किसके द्वारा बनता है? पवन के द्वारा बनता है। डेल्टा का निर्माण नदी कहाँ करती है? तो डेल्टा का निर्माण नदी अपने मुहाने पर करती है, जो समुद्र में मिलने वाली होती है, समुद्र में गिरने से पहले। तो डेल्टा का निर्माण कौन करता है? नदी करती हैं, और अपने मुहाने पे करती हैं जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं। तो चूना पत्थर क्षेत्र में बनने वाली आकृति कैसी होती है? कास्ट स्थलाकृति। चूना पत्थर क्षेत्र में बनने वाली आकृतियाँ कैसी होती है? कास्ट स्थलाकृति। ठीक है। निक्षेपण क्या है? डिपोजिशन क्या है? मलबे का जमा होना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। जलप्रपात का निर्माण कौन करता है? नदी। जब पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं तो उसी को बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है। अधिक ऊंचाई से जब नदियाँ पहाड़ के माध्यम से नीचे गिरती हैं तो इसको बोलते हैं जलप्रपात। जैसे आपने सुना होगा जोग जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहाँ मिलते हैं? भूमिगत गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है। यह भी एक आकृति है, जैसे स्थलाकृति आपने देखा था मशरूम राख छत्रक, वैसे ही स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये कहाँ? भूमिगत गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है। अगला है भूमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। आपको पता होगा कुल 5 परतें हैं पृथ्वी के वायुमंडल की: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दूसरे वाले मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन परत का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, लगभग 78% है। ठीक है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। मतलब कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्यातप या इंसोलेशन बोलते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुदाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। इसीलिए हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं इसी बल के कारण। तो कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी में घूर्णन से। चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है? चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब। आपको पता ही होगा चक्रवात ऐसे उल्टी दिशा में घूमती है, जो सबसे सेंटर में होता है इसको बोलते हैं निम्न दाब, और इसके चारों तरफ उच्च दाब की हवाएं चक्कर लगाती हैं। तो चक्रवात का केंद्र कैसा होता है? निम्न दाब का केंद्र होता है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? प्रतिशत में मापी जाती है। और आर्द्रता किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। उस यंत्र का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसमें मापी जाती है? तो प्रतिशत में मापी जाती है। और किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर, सामान्य हास दर इसको बोलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर जब आप ऊंचे जाते हैं तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसी को बोलते हैं सामान्य हास दर। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर आप जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो सामान्यतः तापमान में गिरावट आती है, और वो गिरावट कितनी होती है? प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। इसी को बोलते हैं सामान्य हास दर। बादलों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? संघनन प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से? संघनन प्रक्रिया से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। यह है आपका पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। क्षोभमंडल में वो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, आंधी, तूफान, बादल, गर्जना, संवहन, सब कुछ क्षोभमंडल में होती है। यह 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग 22 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है। CFC एक गैस है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या होता है? छिद्र होता है, या ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। जो जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि मौसमी घटनाएं बहुत कम होती हैं। मध्य मंडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके ऊपर है आयन मंडल, जिसमें सारे सेटेलाइट आपके छोड़े जाते हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर है वायुमंडल। बस इतना याद रखिएगा। तो क्षोभ मंडल, समतापन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है और जहाज उड़ाए जाते हैं। और आयन मंडल में आपके रडार और जो भी सेटेलाइट वगैरह होते हैं इसी में छोड़े जाते हैं। ठीक है।
अगला है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, 71% जल है। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है, मतलब कितने लवणीय भाग हैं महासागरी में, तो 35 प्रति हज़ार, प्रति हज़ार में होता है, ध्यान रखिए प्रति 100 में नहीं होता है, प्रति हज़ार में होता है। तो प्रति हज़ार में महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी, 35। ज्वार भाटा क्यों आता है, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। कुल 5 महासागर हैं, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन और आर्कटिक महासागर, टोटल 5 महासागर हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। जैव मंडल क्या है, जहाँ जीवन पाया जाता है, जैसे जल, थल और वायु का मिलना, मतलब जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का जो मिलते हैं इन्हीं को बोलते हैं जैव मंडल। तो जहाँ जीवन पाया जाता है, तो जीवन कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे जल, थल और वायु तीनों होंगे वहीं पे जीवन होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जैव मंडल। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक या हरे पौधे से होती है। इन्हीं को जो खाते हैं इसको बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। हरे पौधे को इसलिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम चरण मानते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, बाकी इसके बाद जितने उपभोक्ता होते हैं सब इसी पर निर्भर होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है, उत्पादक या हरे पौधे से। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, महाद्वीप में समुद्र में डूबा हुआ उथला भाग। महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, महाद्वीप का समुद्र में डूबा हुआ उथला भाग। जैसे आप देखिए ये महाद्वीप है और ये महासागर है, तो इसी का जो पार्ट डूबा हुआ है इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। सबसे लवणीय सागर कौन है, मतलब सबसे खारा सागर कौन सा है, मृत सागर, डेथ सी। इसको इसलिए डेथ सी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ डूबती ही नहीं है, इसमें अगर कोई आदमी भी जाए तो डूबेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लवणीय है कि डूबने ही नहीं देता है किसी चीज़ को, इसीलिए इसको मृत सागर नाम दिया गया। परितंत्र शब्द किसने दिया था, एजी टांसले ने। किसने दिया था, इकोसिस्टम, परितंत्र शब्द किसने दिया था, एजी टांसले ने। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.54%। कितना है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल कितना है, 2.4%। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, ठीक है। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश। यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश। लेकिन पूछेगा भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो वह कौन सा है, गुजरात है। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या है, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पढ़ते हैं, तो कन्याकुमारी कहाँ है, सबसे नीचे, तमिलनाडु में। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। कौन सा है, सब इंदिरा काल। और इंदिरा पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो जो पूरा भारत है अपना, तो भारत का सबसे निचला पॉइंट है वह है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। और सबसे ऊपर वाला भाग इंदिरा कॉल है, यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हिमाद्री या महान हिमालय जिसको बोलते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हिमाद्री या महान हिमालय। प्रायद्वीपीय भारत पठार का किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय जो भारत है किस पठार का हिस्सा है, तो वह गोंडवाना लैंड का है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किसने किया था, उत्तर भारत में जो मैदान बने हैं यह किनके द्वारा हुआ है, तो यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए थे इनके द्वारा हुआ है। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किनके द्वारा हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। भाबर क्षेत्र क्या है, यह कंकड़ पत्थर वाला मैदानी भाग है, ठीक है। जब देखते हैं नदियाँ आती हैं तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ते हुए लाती हैं, तो जब चट्टान टूट करके डिपोजिट होने, निक्षेपित होने लगते हैं, जैसे उत्तराखंड इलाका या इसके जस्ट यूपी के जस्ट ऊपर वाला इलाका जहाँ पे मैदानी भाग से जस्ट पहले वाला, तो जहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं उनको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। इन्हीं पत्थरों के नीचे नदियाँ बहना शुरू कर देती हैं, इसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है, गार्डविन आस्टीन जिसको बोलते हैं। और हिमालयी भारत के हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, यह सिक्किम में। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गार्डविन आस्टीन, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है।
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा पहाड़ है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा। दक्कन ट्रैप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? लावा से। दक्कन ट्रैप जो डेक्कन प्लेटू जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत में, यह किसके द्वारा हुआ था? लावा से। इन्हीं के टूट फूट से जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिनमें कपास की खेती की जाती है। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। इन्हीं के बीचों बीच में एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम या चेरापूंजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से, सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। यही नदी भारत की सबसे लंबी दक्षिणी भाग की है। मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या पठारी भाग की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो गोदावरी, इसका क्या नाम है? दक्षिण गंगा। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ, तो नर्मदा और ताप्ती। यह देखिए, नर्मदा और ताप्ती 2-3 सवाल बनते हैं। पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती। और पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो वह भी क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चिल्का झील, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, चिल्का झील। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कहाँ, कौन सी नदी पे? महानदी पर, हीराकुंड बांध, उड़ीसा राज्य में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सांभर झील, खारे पानी का झील कहाँ पे? राजस्थान में, सांभर झील। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को कहा जाता है। मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हिंद महासागर से। तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है। इसी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि कपास की खेती इसमें सबसे ज़्यादा होती है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। चंदन के वृक्ष किस वन में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ठीक है। आपने देखा हो दक्षिण भारत में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से वन मिलते हैं? चंदन के वृक्ष। सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष, इसी के नाम पे पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। मैंग्रोव वन एक तरीके से है ये। सुंदरवन डेल्टा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। चिपको आंदोलन के प्रणेता, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन से? किन्होंने चिपको आंदोलन शुरुआत किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ पे? उत्तराखंड में शुरू किया था। पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार में। और बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी। सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी नदी के द्वारा आता है, कोसी नदी के द्वारा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा? बिहार है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगरों को बचाने के लिए, इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। कब शुरू हुआ था? 1973 में। ये लगभग 200 प्रश्न हैं। आप इसको 2 से 3 बार जल्दी जल्दी देख लेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव इससे हो जाएंगे। अभी आप ऊपर कुछ फिगर में आप देखिए, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जिसको हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, ये पूरी पृथ्वी थी। पृथ्वी पर जब सारे स्थल एक साथ थे तो इनको बोला गया पैंजिया, और जो इसके आसपास महासागर थे इनको बोला गया था पैंथालासा, जो अभी आपको बताएं। यही पैंजिया जब 2 पार्ट में टूटा था तो ऊपर वाले भाग को बोला गया था अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को बोला गया था गोंडवाना लैंड। इन्हीं के बीच में जो जली भाग आया इसको बोला गया था टेथी सागर, और इन्हीं के बीच वाले टेथी सागर से किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की। अभी देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर 3 रेखाएं को ध्यान रखिएगा। ये है ऊपर वाली कर्क रेखा, बीच वाली है विषुवत रेखा, और सबसे नीचे वाली है मकर रेखा। तो कर्क रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा का मान है 0 डिग्री अक्षांश, और नीचे वाले मकर रेखा का मान है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा का मान पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। विषुवत रेखा का मान पूछेगा तो 0 डिग्री अक्षांश है, और मकर रेखा का मान पूछेगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से जाती है। ये भारत, इसी के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। ठीक है। अब कुछ और सवालें देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपने प्रशांत देखा था। विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर। ग्रीन हाउस गैसें बार बार पूछता है, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक, जो गैसें पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होती हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। इसमें प्रमुख गैसें मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। वायुमंडल की कुल मुख्य परतें कितनी है? 5 हैं। ठीक है। अब कुछ और 2-3 सवाल और देख लीजिए। ये ज्वालामुखी देख लीजिए। मैग्मा, पृथ्वी की सतह से नीचे मौजूद पिघली चट्टानों को क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यही जब
मैग्मा पृथ्वी की सतह पे ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। ये देखिए, ये जो है लावा है, और जो नीचे है इसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। इससे राख निकलती है, लावा निकलता है, और जो गड्ढा होता है जिसमें ये ज्वालामुखी क्रिया होती है इसको बोलते हैं क्रेटर या मुख, इसी को ज्वालामुखी का मुख बोलते हैं, ठीक है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है, नुकसान होता है, जिसको बोलते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा क्या होती है, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, रेल या सड़क दुर्घटना, ये सब क्या है मानव जनित आपदा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। भारत का मरुस्थल कौन सा, थार मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान में है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, 2 नंबर पूछेगा तो नदियों के बहाव द्वारा लाई गई मृदा को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यह 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मृदा जो बाढ़ के साथ तुरंत आता है, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो थोड़ी कम उपजाऊ होती है। सबसे अधिक उपजाऊ खादर मृदा होती है। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं। यह जलोढ़ मृदा का प्रकार है। नदियों के बहाव द्वारा यह निक्षेपण से यह इस मृदा का निर्माण होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डियन ऑस्टिन है। और प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी केरल में, ठीक है। वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है। और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। और पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं। मतलब दीर्घ 7 प्लेटें हैं और लघु कितनी है, 8 प्लेटें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार दीर्घ ही पूछता है, तो पूरे पृथ्वी 7 बृहद प्लेटों में बटी हुई है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था तो आप ध्यान रख लीजिएगा। पृथ्वी कुल कितने बड़ी प्लेटों में बटी है, 7 प्लेटों में, और लघु या छोटी प्लेट है 8 है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल थे। अब आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। बाकी 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल देखेंगे अगर शाम तक। इसमें कल आप लोगों का पेपर है तो इसको एक बार जल्दी से देख करके 2-3 बार आप लोग जाइएगा, ठीक है।